नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज मंडल आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, कुछ डेफिनेशंस थी उनके बारे में। तो लेक्चर नंबर 2 तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखे, फिर उसी के बाद में थर्ड लेक्चर देखने, क्योंकि उसी से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है। तो डेफिनेशंस लगभग कंप्लीट हो गई थी, एक दो डेफिनेशन बची थी। तो आज एलजेब्रा के अंदर लेक्चर नंबर 3 है, तो आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे डेफिनेशन से आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, आबेली या क्रम विनिमय, अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशंस क्या है, फिर इनके आबेली ग्रुप के एग्जांपल भी करेंगे। इससे पहले मैंने ग्रुप, लूप, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, उन सब की मैंने डेफिनेशन तथा एग्जांपल सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाए हैं। तो एक बार आप उनको ज़रूर देखें, उसी के बाद में आपको यहाँ समझ में आएगा। अब ये देखो डेफिनेशन ही स्टार्ट देखो कहाँ से हो रही है, एक ग्रुप। अब तो ग्रुप की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप में क्या क्या कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तो ही आगे आपको समझ में आएगा। तो देखो, एक ग्रुप जी कोमा स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय हो, क्या विनिमयता की पालना करती हो। अगर ग्रुप आबेली ग्रुप कहलाएगा यदि वो ऐड कर दे ग्रुप में क्या क्या कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो थी कि वो द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए, यानी द्विआधारी संक्रिया की पालना करनी चाहिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी संवर्तता भी बोलते हैं उसको। तो वो तो आप सब जानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, संवर्तता बोल दो, बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया बोल दो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या थी, उसमें साचर्यता थी ग्रुप में। थर्ड नंबर पे क्या कि तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे क्या थी, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, ये तो कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशंस के बाद में अब अगर इसमें क्रम विनिमयता और ऐड हो जाए, ग्रुप के अंदर क्रम विनिमयता ऐड कर दें, तो फिर क्या कहलाएगा, आबेली ग्रुप कहलाएगा या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आबेली ग्रुप की डेफिनेशंस होगी। अब डेफिनेशंस को एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक दो डेफिनेशन है वो और देख लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे। तो अगली डेफिनेशंस क्या है, अगली डेफिनेशन है परिमित तथा अपरिमित ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। यदि किसी ग्रुप जी कोमा स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो या निश्चित हो तो क्या कहलाता है, वह परिमित ग्रुप कहलाता है। यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो अर्थात अनंत हो तो ग्रुप क्या कहलाता है, अपरिमित कहलाता है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, परिमित ग्रुप तथा अपरिमित ग्रुप। जिस ग्रुप में अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो या परिमित हो या निश्चित हो तो क्या कहलाता है, परिमित ग्रुप कहलाता है। और जिस ग्रुप में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी यानी सीमित नहीं हो यानी अनंत हो तो फिर वो ग्रुप क्या कहलाता है, अपरिमित ग्रुप कहलाता है, यानी इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। इसमें मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगली डेफिनेशन है ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का ग्रुपांक। इसे दो रूप में बोलते हैं, ग्रुप की कोटि या ग्रुप का ग्रुपांक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो माना इसकी डेफिनेशंस क्या है, देखो, माना जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, क्या रहे, ग्रुप है। अब ग्रुप के लिए तीन कंडीशंस, साचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो ग्रुप होगा। अगर जी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो ग्रुप है। अब ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय जी में अवयव की संख्या ही ग्रुप की कोटि कहलाती है। कुछ समझ में आ रहा है आपको बात। जो हमने नॉन एम्प्टी सेट जी ले रखा है उसमें जितने अवयव होंगे वो ही इस ग्रुप की कोटि कहलाएगी। तो इसे ऑर्डर ऑफ जी द्वारा भी लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल में आपको बताएंगे क्या होता है ग्रुप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जी इक्वल टू ए बी और सी, ठीक है। तो इस ग्रुप की अगर पहले तो क्या होना चाहिए, जी ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप के लिए वो तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो फिर इसकी ग्रुप की कोटि देखेंगे। ग्रुप की कोटि में क्या होता है, जो जी है ना, समुच्चय जी नॉन एम्प्टी सेट, उसमें जितने एलिमेंट होंगे वही ग्रुप की कोटि कहलाएगी। तो कैसे, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 3, इतना ही तो है। ग्रुप की कोटि में कोई दिक्कत नहीं है, जी में जितने एलिमेंट होंगे वो ग्रुप की क्या कहलाएगी,
कोटि कहलाएगी। यानी समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है, जी हो, ए हो, कुछ भी हो, उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो उस ग्रुप की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। सिद्ध करो समुच्चय ए इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विआधारी संक्रिया के लिए ग्रुप है। सिद्ध क्या करना है, ए को ग्रुप सिद्ध करना है। जबकि दे क्या रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। क्या दे रखा है, इकाई के घनमूल है। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 3 इक्वल टू क्या होगा 1, यानी ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0। कहाँ से लिखा मैंने, ये बोल रखा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के क्या है, घनमूल है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। ये कंडीशंस दे रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले गुणा के लिए संक्रिया सारणी बनाएंगे। अब वो संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं देखें। ग्रुप के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया बतानी पड़ेगी, या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दो, उसको समवर्तता बोल दो। तो देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले सारणी तैयार करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए क्या सारणी किस प्रकार तैयार करेंगे। जो समुच्चय दे रखा है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसको इस प्रकार लिखेंगे। संक्रिया होगी उसको इस प्रकार यहाँ लिखेंगे। उन एलिमेंटों को जो समुच्चय में उनको फिर से लिखेंगे। फिर ये संक्रिया सारणी बनाएंगे। अब ये कैसे बनती है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 तो उस एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा, उसको ऐसे यहाँ लिखेंगे। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है, 1 दे रखा है। अभी मैंने बताया था ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है, 1 है। तो क्यूब की जगह क्या लिखना है, 1। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू तो क्या है 1, और अगर फिर उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। यानी ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू क्या है 1, तो 1 डॉट ओमेगा, तो क्या हो गया, ओमेगा। ये सारणी में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सारणी के लिए अपने को क्या चेक करना है कि ये सारणी द्विचर संक्रिया के डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करती हो, फिर साचर्यता को, तत्समक अवयव अस्तित्व हो इस सारणी में, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, ये अगर तो फिर ये 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ये समुच्चय क्या हो जाएगा, ग्रुप। ये तो सिद्ध करना था। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, समवर्तता, क्लोजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या फिर बोल दो द्विचर संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया चेक करो, यानी उसे समवर्तता भी बोल सकते हैं। मैंने ग्रुप की डेफिनेशन में ये चीज़ लिखा ही नहीं है कि द्विचर संक्रिया भी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी के रूप में मैंने नहीं लिखाई है कि भाई ये भी चेक करो। बट ऑब्वियसली बात है, आप सब जानते हो, अगर द्विआधारी संक्रिया ही नहीं होगी तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ग्रुप बनेगा ही नहीं बनेगा, फिर वो ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं द्विआधारी संक्रिया चेक करता हूँ। द्विआधारी संक्रिया क्या बोलती है कि अगर मैं मल्टीप्लाई को द्विआधारी संक्रिया बोलता हूँ तो उससे 2 एलिमेंट लेते हैं उस सेट से, और उसी सेट में तीसरा, उस मल्टीप्लाई करने पर उसी सेट में एलिमेंट आना चाहिए, तो फिर वो क्या हो गया, गुणा उस सेट के लिए द्विआधारी संक्रिया हो गया। तो मैंने देखो इनसे मल्टीप्लाई किया, ये सारणी के सभी अवयव ए में है या नहीं है, 1 भी है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है, इनके अलावा इनमें और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो लिख सकते हैं सारणी से स्पष्ट है कि गुणा संक्रिया के लिए समवर्तता नियम का पालन होता है, क्योंकि सारणी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है। यानी सारणी का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय ए में विद्यमान है, तो फिर वो क्या हो गई, द्विआधारी संक्रिया हो गई, यानी समवर्तता हो गई।
अगली प्रॉपर्टी है साचर्यता। अब साचर्यता के लिए चेक करेंगे, तो देखो आगे साचर्यता के लिए देखो गुणन संक्रिया के लिए साचर्यता नियम का पालन होता है। ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में भी ये बता दिया था कि साचर्यता गुणन संक्रिया के लिए क्या होती है, हमेशा होल्ड होती है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुणन संक्रिया के लिए साचर्यता नियम का पालन होता है, ठीक है। और तत्समक अवयव, अभी मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था, गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। अरे क्या 1 वो उस समुच्चय में है क्या, अगर उसी समुच्चय में है तो तत्समक अवयव का अस्तित्व मिल गया हमको। तो देखो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, 1 है, जो कि उसी समुच्चय में विद्यमान है। 1 को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ या ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ गया, ओमेगा आ गया। और 1 को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ या ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो तत्समक अवयव होता है कि किसी एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करें, ई का मतलब तत्समक, अगर वही एलिमेंट आ जाए तो फिर वो ई क्या हो जाता है, तत्समक हो जाता है। तो गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो ये तत्समक के लिए भी क्या है, सेटिस्फाई है। तो अगली चेक करते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो देखो प्रतिलोम के लिए गुणन संक्रिया के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्रमशः प्रतिलोम 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्राप्त होते हैं, जो कि m में विद्यमान है। अब कैसे होते हैं वो भी चेक कर दो। 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, 1 आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रतिलोम क्या होता है, A स्टार A इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। या 1.1 तो A ही आ रहा है। अगर मैं सेकंड क्या बोला, ओमेगा का प्रतिलोम क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ, गुणन संक्रिया लगाता हूँ, तो फिर क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 3, फिर वो क्या होता है, 1 आ रहा है, यानी आइडेंटिटी आ रहा है। या फिर ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है या नहीं है, तो फिर क्या हो गया, और जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी ए में विद्यमान है या नहीं है। प्रतिलोम अवयव ए, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा सभी ए में आ रहे हैं ना, तो ठीक है, फिर क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम ए को क्या बोल सकते हैं, उस समुच्चय ए को क्या बोल सकते हैं, गुणन संक्रिया के लिए वह ग्रुप है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मैंने सारणी बनानी सिखाई है। वो कैसे कि जितने एलिमेंट है उस एलिमेंट को लिख दो, और जो संक्रिया में दे रखी है, गुणा के लिए दे रखी है तो गुणा करना पड़ेगा, जोड़ के लिए दे रखा है तो जोड़ करना पड़ेगा, माइनस के लिए दे रखा है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन है, तो इसलिए अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो इतना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। थोड़ी आवाज़ अलग आ रही है या कंठ में थोड़ा दर्द है तो इतनी ज़ोर से बोला भी नहीं जा रहा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए आवाज़ अच्छी से अच्छी निकालने की, कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में या फिर सुनने में। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, अगली क्लासेज में थोड़ा लंबा ले लेंगे। तो देखो आगे एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड है, कोई समुच्चय है जी, वो समिश्र संख्याओं के लिए गुणन के लिए आबेली ग्रुप है या नहीं। यानी क्या दे रखा है, ये समुच्चय जी है जो समिश्र संख्याओं के गुणन के लिए आबेली ग्रुप है, यानी ये जो समिश्र संख्याएं हैं उनके लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। अभी मैंने ग्रुप प्रूफ करके बताया है, अगर उनमें मैं क्रम विनिमयता के लिए एक कंडीशन और ऐड कर दूँ तो फिर वो क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। यानी 4 कंडीशन तो मेरे को चेक करनी है, 5वीं कंडीशन मेरे को क्या चेक करनी है, क्रम विनिमयता। अगर क्रम विनिमयता का भी पालन होता है तो फिर वो ग्रुप क्या है, जी आबेली ग्रुप बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जी के लिए अपन गुणन संक्रिया के लिए सारणी बनाएंगे, वही स्टेप जैसे पहले बताई थी। तो देखो एलिमेंट मैंने लिख दिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ग्रुप जी में यही एलिमेंट है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा।
किसके लिए दे रखा है, गुणा के लिए, तो गुणा संक्रिया मैंने यहाँ लिख दी। अब वही स्टेप करनी है जो फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, 1 को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो आइटा आ गया, 1 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आइटा आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो मैंने +1 लिख दिया। -1 को मैंने आइटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस का आइटा हो गया। -1 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और आइटा आ गया। अगर मैं आइटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया, आइटा। अगर आइटा को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया, माइनस का आइटा। अगर मैं आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे होती है, याद करनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आइटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में -1, इसे तो आइटा बोलते हैं। अगर अंडर रूट में -1 आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, आइटा। अगर मैं आइटा का स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। मैंने याद नहीं की आइटा बनता कहाँ से है, मैंने वहीं से उसकी वैल्यू लिखी है, -1। अगर मैं आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। कोई दिक्कत है सारणी में, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार माइनस आइटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आइटा, माइनस आइटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस आइटा, माइनस आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस का आइटा स्क्वायर, और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, +1, और माइनस आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब ये वैल्यू मैंने याद नहीं किया, आपको मैंने बता दिया कि कैसे आती है -1 वैल्यू, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, यानी द्विआधारी संक्रिया भी हो, अगर ग्रुप द्विआधारी संक्रिया गुणन के लिए द्विआधारी संक्रिया हो गया, यानी समवर्तता की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये संक्रिया सारणी संक्रिया पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप जी, तो फिर ग्रुप जी को क्या बोलेंगे, आबेली ग्रुप बोलेंगे। तो सबसे पहले समवर्तता, साहचर्यता और तत्समक अवयव का अस्तित्व, ये 3 चीज देखेंगे, फिर अगले 2 आगे देखेंगे। देखो समवर्तता, सारणी से स्पष्ट है कि गुणन संक्रिया के लिए समवर्त नियम का पालन होता है, क्योंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है। तो ये मैंने किस हिसाब से लिखी, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि जो ये एलिमेंट हैं क्या करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, यानी द्विचर संक्रिया के लिए, समवर्तता के लिए, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वो सभी एलिमेंट्स जो इस सारणी में आए वो सभी एलिमेंट उस समुच्चय जी में या समुच्चय जो दे रखा उसमें होने चाहिए। तो क्या ये सभी एलिमेंट समुच्चय ए में है, क्या आपने चेक कर सकते हो, सभी एलिमेंट जी में हैं। तो मैंने लिख दिया समवर्तता का क्या करती है, पालन करती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकेंड कंडीशन है साहचर्यता, और थर्ड कंडीशन है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अगर ये दोनों भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आगे के देखेंगे। अब साहचर्यता में क्या बताया था मैंने, गुणन संक्रिया हमेशा साहचर्यता नियम का पालन करती है। तो ये तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखनी है कि गुणन संक्रिया साहचर्यता के नियम का पालन करती है। वैसे भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में बता दिया है कि साहचर्यता आप मल्टीप्लाई के लिए और प्लस के लिए एग्जाम्पल करके मैंने बताए, वहाँ पर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए, वहाँ देख सकते हो। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम हर बार लिखेंगे ये चीज़ कि गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता नियम का पालन होता है। थर्ड है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब देखो तत्समक अवयव क्या होता है, मल्टीप्लाई के लिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी बताया है कि तत्समक अवयव मल्टीप्लाई के लिए 1 होता है और प्लस के लिए यानी जोड़ के लिए 0 होता है। तो 1 क्या इस सारणी में है क्या, तो सारणी से स्पष्ट है कि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 है जो कि जी में विद्यमान है। जी में है या नहीं है ना, जी में क्या क्या है, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा है। तो तत्समक अवयव जी में है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व है। आगे 2 कंडीशन जो बच गई, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है और क्रम विनिमयता। अगर ये दोनों और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर जी को क्या बोलेंगे, आबेली ग्रुप बोलेंगे। आबेली ग्रुप बोलने के लिए क्या किया मैंने, ग्रुप की जो 4 कंडीशन है वो तो मैंने प्रूव करनी है, उसके साथ अगर मैं 5वीं कंडीशन क्रम विनिमयता भी प्रूव कर देता हूँ तो फिर वो समुच्चय गुणा
आबेली ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो आगे की दो कंडीशंस देखो। तो अगली कंडीशन है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब सारणी में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा के लिए प्रतिलोम अवयव कौन कौन से हैं, यानी अगर उनसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो सारणी में चेक करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, +1 आ रहा है ना, आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आयोटा के लिए प्रतिलोम अवयव कौन सा हो गया, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा के लिए प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, आयोटा, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 का अस्तित्व हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगली कंडीशन है क्रम विनिमयता। अगर क्रम विनिमयता का भी ये पालन करती है तो फिर क्या बोल सकते हैं, उस जी को आबेली ग्रुप बोल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी। अब सेट क्या दे रखा है अपने लिए, जी। तो मल्टीप्लाई के लिए क्रम विनिमयता का पालन हमेशा होता है, 1 × 2 या 2 × 1 लिखो, दोनों इक्वल आते हैं। कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमय कहलाता है। और एक चीज़ याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मल्टीप्लाई के लिए यानी गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय हमेशा होता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रख लो, गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना हमेशा होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। सारणी से स्पष्ट है कि गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है, अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। मैंने क्या बताया था अभी आपको, अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो वहां तक तो ग्रुप है। अगर पांचवी कंडीशन क्रम विनिमयता की भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो क्या कहलाता है, वो समुच्चय जी आबेली ग्रुप कहलाता है। किस संक्रिया के लिए, जो दे रखी है, गुणन संक्रिया के लिए तो गुणन संक्रिया, और जोड़ की संक्रिया तो उसके जोड़ के लिए हो जाएगा। तो आज एग्जाम्पल 2 गए, अब क्लास तो छोटी है तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, आज 2 ही करने का था, बट क्लास थोड़ी छोटी रह गई तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम नंबर 3 देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, सिद्ध करो G इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, 5 एलिमेंट है और संक्रिया दे रखी है प्लस बेस पे 5 है, यानी मोडुलो 5। ठीक है, के लिए एक आबेली ग्रुप है। क्या सिद्ध करना है, प्लस संक्रिया के लिए जो सेट G है वो क्या है, आबेली ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, जहां प्लस संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है। ये जो संक्रिया उसको किस प्रकार से परिभाषित कर रखा है, a प्लस, ये संक्रिया a प्लस 5, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, अगर a और b को ऐड करें वो 5 से छोटी आ रही है यह संक्रिया, यानी इन संक्रियाओं में मैं यूज करूंगा तो 5 से छोटी आए तो इसका यूज करना है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा आ रही है तो इस संक्रिया का यूज करना है। क्या करना है, a प्लस बी माइनस 5, उनको योग करके उनमें से क्या करना है, माइनस को 5 करना है। इस प्रकार डिफाइन कर रखा है संक्रिया को। ठीक है, तो करो स्टार्ट एग्जाम्पल को। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, उसके बाद में समवर्तता, साहचर्यता और तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, और अगर आबेली पूछ रहा है तो क्रम विनिमयता भी निकालनी पड़ेगी। पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जी क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। तो पहले 3 निकालते हैं, फिर आगे 2 निकालेंगे। सबसे पहले सारणी बनाएंगे। तो देखो सारणी बनाओ, जो एलिमेंट दे रखे हैं लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, यही एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिए। बनाओ संक्रिया, जो संक्रिया थी मैंने यहाँ लिख दी। 0 को 0 से ऐड किया तो क्या हो गया 0, 0 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया 1, 0 में 2 ऐड किया तो 2, 0 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 3, 0 में 4 ऐड किया तो 4,
अगर 5 से कम हो तो ये कंडीशंस यूज होगी, अगर 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा हो गई तो ये कंडीशन यूज लेंगे। यहाँ तक तो 4 तक आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 में ऐड करेंगे 2 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 आ गया। तो 5 के लिए कौन सी कंडीशन ये यूज़ करनी है, तो 5 आ गया तो उसमें क्या करना है, 1 + 4 यानी 5 - 5 तो क्या आ गया 0। ये परिभाषित कर रखा है संक्रिया को इस प्रकार, तो इसलिए क्या हो गया 0। अब 2 को 0 से ऐड करें तो क्या हो गया 2, 2 में अगर 1 ऐड करें तो 3 हो गया, 2 में अगर 2 ऐड करें तो क्या हो गया 4 हो गया, 2 में 3 ऐड करें तो क्या हो गया 5, 5 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उनमें से 5 माइनस करना पड़ेगा तो फिर 0। अगर 2 में 4 ऐड करें तो 6 हो गया, 6 फिर -5 करना पड़ेगा तो क्या हो गया 1 हो गया, तो मैंने लिख दिया 1। 3 को 0 से ऐड किया तो 3, 3 को 1 से ऐड किया तो 4, 3 में अगर 2 ऐड किया तो क्या हो गया 5, 5 के लिए क्या फिर हो गया 0। 3 को 3 से ऐड किया तो 6, 6 के लिए फिर क्या हो गया 1। 3 को 4 से ऐड किया तो 7, 7 अब तो 7 - 5 क्या हो गया 2, तो 2 लिख दिया मैंने। तो इसी प्रकार ऐड करो, 4 को 0 से ऐड किया तो 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 5 के लिए क्या लिख दिया 0, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6 के लिए क्या हो गया 1, 4 में 3 ऐड करें तो क्या हो गया 7, 7 तो 7 - 5 तो क्या हो गया 2, 4 में 4 ऐड किया तो क्या हो गया 8 - 5 तो 3। तो ये तो बन गए सारणी। अब इस सारणी के प्रत्येक एलिमेंट क्या इस सेट में है क्या, जो ये एलिमेंट्स आए हैं 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो क्या इसी जी में है, जी में सभी एलिमेंट है, तो फिर वो क्या हो गया समवर्तता नियम का पालन हो गया, यानी द्विचर संक्रिया हो गई प्लस के लिए। तो पहली कंडीशन तो द्विचर संक्रिया बताएंगे, फिर साचर्यता बताएंगे, फिर तत्समक अवयव बताएंगे। तो इन तीनों कंडीशंस को लिखो एक साथ। समवर्तता में मैंने क्या बताया था अभी कि ये जो सभी एलिमेंट्स आए हैं क्या वो सेट में है क्या, सारणी में आए वो, तो लिख दो। सारणी से स्पष्ट है कि +5 संक्रिया के लिए समवर्तता नियम का पालन होता है, क्योंकि सारणी का प्रत्येक अवयव जी में विद्यमान है। इसी प्रकार सहचर्यता के लिए लिखो, ये कंडीशंस मैंने सेकेंड लेक्चर में बता दी थी कि प्लस यानी जोड़ की संक्रिया साचर्यता नियम का हमेशा पालन करेगी, तो इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में याद कर लो। तो प्लस संक्रिया के लिए साचर्यता नियम का पालन होता है, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड करके भी देख सकते हो। साचर्यता के लिए मैंने सेकेंड लेक्चर में विस्तार से बता रखा है, तो आप सेकेंड लेक्चर भी देख सकते हो। थर्ड कंडीशन है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो तत्समक अवयव क्या होता है, जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या होता है बताओ, 0। तो क्या 0 इस जी में है क्या, अगर ग्रुप में है तो फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, मिल गया। तो लिखो सारणी से स्पष्ट है कि प्लस संक्रिया के लिए 0 तत्समक अवयव है जो कि जी में विद्यमान है। तो बताओ 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमयता। अगर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व यहाँ तक मिलती है तो जी फिर क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अगर पूछ क्या रहा है, ग्रुप पूछ रहा है, तो फिर 4 कंडीशंस प्रूव करनी है। पूछ क्या रहा है एग्जाम्पल थर्ड आबेली ग्रुप, तो फिर क्या करना है, उसके लिए क्रम विनिमयता का भी पालन होना चाहिए। अगर 5वीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो बता देंगे कि ये आबेली ग्रुप नहीं है, बट प्रूव कर रखा है कि है आबेली ग्रुप, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा अपने को। तो फिर देखो आगे 4th और 5th कंडीशन देखो। तो 4th कंडीशन से प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है और 5th कंडीशन है क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, आज 3 एग्जाम्पल करवा दिए, कुछ डेफिनेशन थी वो करवा दी। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं उसी हिसाब से आप भी अच्छे नोट्स बनाना। मैं भी साथ के साथ आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ कि पहले ही कुछ बना दिया। जैसे आज क्लास लिए तो कल नेक्स्ट क्लासेस के लिए मैं उतना ही मैटर तैयार करूँगा जितनी मेरे को क्लास लेनी है। तो साथ के साथ आपको नोट्स तैयार करते रहना है। और अलजेब्रा आपको इतनी इजी लगने लग जाएगी कि डिफरेंशियल फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस थी उसी प्रकार, और सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी प्रकार आपको बहुत इजी लगेगी। बट आपको क्या करना है, लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, और मेरी ईमेल आईडी दे रखी है वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो कहीं भी तो मेरे को
कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आपको हो सके मैसेज के ज़रिए बता सकते हो सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसी टाइम मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो अब देखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब प्रतिलोम के लिए क्या होता है कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो फिर क्या हो जाता है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो जाता है। अब जीरो आइडेंटिटी आ रहा है क्या, प्लस के लिए आ रहा है आइडेंटिटी, प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या है, जीरो, प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या है, जीरो, तो जीरो आना चाहिए। तो मैं जीरो को जीरो से ऐड कर रहा हूँ तो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 को 4 में ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 5 के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी माइनस 5, तो 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0। तो 1 का प्रतिलोम क्या है, 4, 2 का प्रतिलोम क्या है, इसी प्रकार 3 का प्रतिलोम क्या है, 2, और 4 का प्रतिलोम क्या है, 1। इनको ऐड करो, आइडेंटिटी आएगी, 0 एलिमेंट आएगा, और वो 0 और ये प्रतिलोम अवयव सभी जी में हैं कि नहीं है, हैं, तो फिर क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। इसी प्रकार क्रम विनिमयता, सारणी से स्पष्ट है कि प्लस संक्रिया क्रम विनिमयता नियम की पालना करती है। अब कैसे है, कंडीशंस देख लो। क्रम विनिमय नियम a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो a और b को ऐड करो या फिर b और a को ऐड करो, हमेशा इक्वल आते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस की, यानी प्लस के लिए क्रम विनिमयता का नियम हमेशा होल्ड होता है। तो ये चीज़ आपको 1 2 3 चीज़ें मैंने बता रखी है कि क्रम विनिमय मल्टीप्लाई यानी गुणन संक्रिया के लिए भी क्या होती है, हमेशा होल्ड होती है, और प्लस के लिए भी क्या होती है, हमेशा होल्ड होती है। तो 1 2 चीज़ें आप अगर 2 4 एग्जाम्पल करोगे तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम्पल को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं करते रहो, जब तक समझ में नहीं आई करते रहो। वीडियो को अगर फर्स्ट बार देखा नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देख लो। बताओ प्रॉब्लम का आपको क्लास में तो है नहीं कि बोर्ड पे था मिटा दिया, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है। वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार चाहिए जितनी बार कहीं भी आप देख सकते हो। ये तो बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेज का। तो ये अगर ये चारों पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर क्या हो गया, बताओ। जी को क्या बोल सकता हूँ मैं, प्लस के लिए आबेली ग्रुप। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व वहां तक सेटिस्फाई होती, तो फिर क्या हो जाता, जी ग्रुप हो जाता। अगर ग्रुप में मैंने क्रम विनिमयता ऐड कर दी तो फिर वो क्या हो गया, आबेली ग्रुप बन गया। तो 3 एग्जाम्पल कर लिए। तो कम टाइम में हमने 3 एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। किस लिए किए, मैं आपके लिए तैयार कर रखे हैं नोट्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फिर मैंने सेकंड, थर्ड। ये एग्जाम्पल क्या है, तैयार करके मैंने साथ के साथ नहीं लिखे कि अगर इनसे क्या होता है, जैसे साथ लिखता हूँ तो फिर क्या टाइम ज़्यादा लगता है और फिर 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल ही हो पाते। आपको भी पता है बहुत से लेक्चर हैं, आप चेक करना, सर्च करना, 1 एग्जाम्पल को पूरा 1 लेक्चर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, व्यू चाहिए। व्यू चाहिए तो फिर क्या होगा, अलग अलग एग्जाम्पल का अलग अलग लेक्चर बनाओ, जिससे क्या होगा, ज़्यादा वास्ट टाइम आएगा। अपने को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपना मेन फोकस है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बीएससी फाइनल में अलजेब्रा में 100% मार्क्स आने चाहिए। अपना टारगेट ये है। अपना टारगेट ये नहीं है कि अपना वॉचिंग टाइम ज़्यादा हो या सब्सक्राइबर ज़्यादा हो। उनसे तो क्या होता है, एक सब्सक्राइबर से तो उनसे तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार अपना वीडियो बहुत से बच्चे देख रहे हैं, किसी का भला हो। इसलिए उसे एक मोटिवेशन मिल जाता है करने के लिए भाई कि हाँ इतने बच्चे देख रहे हैं, उनका भला हो रहा है। फिर वो चीज़ एक अलग रूप हो जाती है कि किस प्रकार अपन पढ़ा रहे हैं। अगर मैं यही एग्जाम्पल को मैं 3 लेक्चर में बनाता और 1 घंटे के लेक्चर बनाता तो उससे क्या होता है, आपका बोरिंग टाइम हो जाता है, वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। इन एग्जाम्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इनको 1 घंटे दूँ। मैंने आपको अच्छे से समझाया है और कहीं भी मेरे को पता है आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फर्स्ट लेक्चर से क्लास ले रहे हो। तो अगर आपने डायरेक्ट 3rd क्लास ली है तो फिर दिक्कत आ सकती है।
तो मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा में हमेशा रेगुलर क्लास ले। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो। अगली क्लासेज में या फिर जब भी आप बताओगे उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आगे की नेक्स्ट क्लासेज में कुछ एग्जांपल्स थ्योरम्स करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।